ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इजी टॉपिक है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। कुछ फॉर्मूलेज आप क्लास 10 में पढ़ चुके हो, कुछ नए फॉर्मूलेज आएंगे तो उसको देखना है बहुत इजी तरीके से, ठीक है। कुछ से पहले थोड़ा ना आई के बारे में जानते हैं। तो आपने आई के स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, तो बस मैं ओवरव्यू बताऊंगा बच्चों को। ओवरव्यू कैसा है कि आपने थोड़ा बहुत देखा होगा कि हमारी जो आई होती है वो थोड़ा स्फेरिकल शेप की होती है बच्चों, ठीक है। जिसमें से ये वाला पोर्शन आपको पता है ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे माइंड में जाता है, ठीक है। बैक पोर्शन सारा का सारा आपका रेटिना होता है। फ्रंट पोर्शन में हमें पता है कि हमारा एक आई लेंस होता है, ठीक है। और इस आई लेंस का जो साइज होता है बीच में से या तो मोटा कर देता है या पतला कर देता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन की ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है या फिर ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। इसको चेंज करने के लिए, ठीक है, ये हमारे ऑप्टिकल नर्व से कनेक्ट होता है, ऑप्टिकल नर्व से कनेक्ट होता है। और ये क्या बोलते हैं इसको, अगर थोड़ा बहुत याद है तो इसको बोलते हैं सिलेरी मसल। आता नहीं है क्या क्या है, बस हमें समझना है थोड़ी देर के लिए, आगे का हमें नहीं जानना है। बीच में लिक्विड, हनी टाइप लिक्विड होता है जो कि बैलेंस बना के चलता है। तो मेजरली हमें तो बस देखो एक रेटिना चाहिए समझने के लिए, एक हमारा आई लेंस है जो ये। आप सभी को पता है जो नॉर्मल आई होती है, नॉर्मल आई होती है, नॉर्मल आई का फार फार पॉइंट क्या होता है बच्चों, नॉर्मल आई का फार पॉइंट होता है इन्फानाइट। इन्फानाइट का मतलब कि हम बहुत ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप स्टार देख सकते हो, है ना, सन देख सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा दूरी पर है, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूरी पे। इसलिए हमारा फार पॉइंट क्या है बच्चों, इन्फानाइट है। नियर पॉइंट क्या है हमारा, नियर पॉइंट आप सभी को पता है कितना है, 25 सेंटीमीटर है। अब होता क्या है कि बच्चों जब हम आई के पास में कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो आपने देखा होगा जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर होता है ना तो हमारी आई पे लेस स्ट्रेन होता है। लेस मतलब कि हम अपनी आई पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालते उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, दूर है ना, बस हम देखते हैं हाँ दिखाई दे रहा है, स्टार दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे ये ऑब्जेक्ट पास आता रहता, पास आता रहता, आता रहता है, तो उसका क्या होता है, हमारी आई पे हम स्ट्रेन करते हैं, प्रेस बहुत ज्यादा हम प्रेशर डालते हैं ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकें। अगर और ज्यादा क्लोज रखोगे तो और ज्यादा हमें प्रेशर डालना पड़ेगा, और ज्यादा हमें स्ट्रेन करना पड़ेगा आई पे, ठीक है, जिससे हम देख सकें। अब ये जो स्ट्रेन करना होता है कौन बताता है, ऑप्टिकल नर्व बताता है। ऑप्टिकल नर्व सिग्नल भेजता है हमारी सिलरी मसल को, और सिलरी मसल क्या करते हैं बच्चों, इसकी शेप को चेंज करती है। इसकी शेप को क्या करते हैं बच्चों, चेंज करती है। आपको पता है हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है कि ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसी एक और साइड होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जितना ज्यादा ये पतला होता है उतना ही ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, मतलब जितना ज्यादा पतला होगा बच्चों उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। जितना साइज इसका थिक होता है मिडल से, उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। अब जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है, ध्यान से लो, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है उसकी फोकल लेंथ भी क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों, कम होती है। फोकल लेंथ कम मतलब कि अगर फोकल लेंथ कम है इसका मतलब कि ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है वेरी हाई, हाई कन्वर्जेंस होता है यहाँ। सर कैसे, अभी समझा सकता हूँ ये भी। और इसमें लेस कन्वर्जेंस होती है, ठीक है। लेस और हाई कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक लेंस है जो कि पतला लेंस है बच्चों, पतला लेंस होने के कारण ये जो कन्वर्ज करेगा, जिसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, दूर हो जाएगी। फोकल लेंथ दूर का मतलब कि ये जो कन्वर्ज कर रहा है, कुछ टाइम बात कर रहा है, फोकल लेंथ आपकी बढ़ गई। लेकिन अगर जितना मोटा लेंस होगा उतना ही जल्दी आपकी लाइट रे क्या हो जाएगी बच्चों, कन्वर्ज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है बच्चों, कम।
सर में आ गया। जिसकी फोकल लेंथ कम है वो हाईली कन्वर्जेंस है, जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है वो लेस कन्वर्जेंस। सर में आ गया, क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई? ठीक है। यस सर। तो ये डिसाइड कौन कर रहा है? हमारी आई में बहुत अच्छी बात होती है, हमारी आई में क्या होता है बच्चों, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देते हैं इस सभी को। किसकी हेल्प से? सिलेरी मसल हेल्प से। इसी वजह से इसी इसी चीज को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। जो चीज चेंज हो रही है ना विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल, इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्लियर हो गया बच्चों अच्छे से? यस और नो? यस सर। यस सर। तो लिख लो थोड़े थोड़े, अगर कुछ डायग्राम बना ले तो अच्छी बात है, अदरवाइज लिख लो। अच्छा हाँ, एक और बात भी, एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए एक और तरीका भी है, देखो। जैसे मान के चलो कि हमारी आई है, ठीक है बच्चों, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट सभी का है ना, ये जो आई होते हैं इसका जो स्फेरिकल डायमीटर होता है बच्चे अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर होता है। हमारा यहाँ पे लेंस हो गया बच्चे आगे की तरफ, ठीक है। पर्पस क्या होता है? देखो पर्पस ये होता है कि जो भी लाइट बाहर से आ रही है, जो भी लाइट बाहर से आ रही है, ठीक है, वो आपको पता है कन्वर्जेंस है, तो लेंस कन्वर्ज करके कहाँ पे डालेगा बच्चों? रेटिना पे डालेगा। ये भी क्या करेगा? बाहर से आ रही है तो इमेज कहाँ पे बननी चाहिए बच्चों? बिल्कुल उसी पॉइंट पे बननी चाहिए, रेटिना पे बननी चाहिए। तो जब रेटिना पे बच्चों इमेज बन रही है तो मतलब कि हमारी फोकल लेंथ यहाँ पे कितनी होगी बच्चों? फोकल लेंथ हो गई 2.5 सेंटीमीटर। जब ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे है बच्चों? इनफानाइट पे। ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे? इनफानाइट। यही केस में अब ध्यान से देखो, लेकिन ये मैंने बता दी अभी फार पॉइंट के लिए। जैसे ही मैं नियर पॉइंट के लिए बनाऊंगा, देखो अब हमारी नॉर्मल आई में तो देखो बच्चों चेंज तो होगा नहीं, अभी भी यही वैल्यू कितनी होगी? 2.5 सेंटीमीटर ही होगी। अब एक चीज बताओ, इन्फानाइट से कन्वर्ज कर रही है 2.5 तक, लेकिन अगर पास में ऑब्जेक्ट आ जाए, पास में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए बच्चों, पास में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, पास में ऑब्जेक्ट वाले को कन्वर्ज करना बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है। बहुत ज्यादा क्या हो जाता है बच्चों? टिपिकल हो जाता है। बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रेन करना पड़ता है। इसलिए जब ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे होता है ना, तो हमारी सिलियरी मसल रिलैक्स होती है। रिलैक्स होने के कारण हमारी मसल रिलैक्स होती है, हम बहुत इजीली ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट की तरफ आता है, जो कि आपको पता, मैंने बताया 25 सेंटीमीटर के आसपास आता है, तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है उस समय। उस समय बहुत ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है। आप बोलोगे अगर 25 से कम होगा तो दिखाई नहीं देगा, नॉर्मली दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अगर 25 के नियर बाय आप ले आए तो सबसे ज्यादा उस समय स्ट्रेन करना पड़ेगा। तो उस समय सिलियरी मसल बहुत ज्यादा एक्टिंग मोड में आ जाती है, और वो क्या करते हैं बच्चों? फोकल लेंथ को फिर दोबारा चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर इन्फानाइट पर है तो यहाँ पे कन्वर्ज करेगा, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आता है तो उसका कन्वर्जन दूर होता है। उस कन्वर्जेंस को दूर से करने के लिए वापस इसी रेटिना पे लाने के लिए उसको ज्यादा एकोमोडेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस का मतलब कि मुझे क्या करना पड़ेगा? हाई कन्वर्जेंस करना पड़ेगा। हाई कन्वर्जेंस के लिए मुझे ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ेगा अपनी आई। समझ में आ गया बच्चों यहां तक? क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो कुछ पॉइंट लिख लो। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस एंड द कर्वेचर ऑफ आई लेंस can be modified can be modified with the help of ciliary muscle, with the help of ciliary muscle. When the object is at infinite,
when the object is at infinite, the muscle is relaxed. The muscle is relaxed. And for the normal eye, the focal length is, and for the normal eye, the focal length is about 2.5 centimeter. नेक्स्ट लाइन से लिखो, when the object is when the object is brought when the object is brought closer to eye when the object is brought closer to eye, in order to maintain same image distance, that is 2.5 centimeter, the focal length of eye lens the focal length of eye lens becomes shorter. The focal length of eye lens become shorter with the help of ciliary muscle. That is, for near point or far point object, for near point and far point objects, focal length can be adjusted. Focal length of eye lens can be adjusted. Focal length of eye lens can be adjusted. This property is known as power of accommodation. This property is known as power of accommodation. लिख लिया बच्चों यहां तक सभी ने? यस सर। ये नियर पॉइंट फार पॉइंट लिख लिया था सभी ने? इसका होता है फार पॉइंट फॉर डिस्टिंक्ट विजन, नियर पॉइंट फॉर डिस्टिंक्ट विजन। अगर प्रॉपर लिखना है तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसको बोलते हैं नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट मतलब कि जिसको हम प्रॉपरली देख सकते हैं, डिस्टिंक्ट विजन। वो कितना होता है हमारा? 25 सेंटीमीटर। सिमिलरली फार पॉइंट और फार्दर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये कितना होता है बच्चों आपका? इनफाइनाइट होता है। ठीक है बच्चों, लिख लिया यहां तक? ठीक है, तो मान के चलो कि जैसे हमारा आई है ये, ठीक है, ये हमारा लेंस हो गया। मान के चलो कि ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो इसकी लाइट रे आएगी, एक तो सीधी आएगी, एक ऐसे ही बन सकते, दो आ गई, एक लाइट रे ये हो गई, एक लाइट रे होगी, तो इसकी इमेज आपकी ऐसे बनेगी। इसको एंगल को बोलते हैं, जो हम आगे जाके अभी स्टडी करेंगे बच्चों, इस एंगल को बोलते हैं विजुअल एंगल। ठीक है,
और जहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ कितना होता है बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारा आई लेंस कन्वर्जेंस लेंस है तो इक्वेशन यूज होगी लेंस की, v 1/v माइनस 1/(1/f)। ठीक है बच्चों। अब हमारा जो इमेज है, हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, रेटिना पे हो रही है। इसका मतलब कि v की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, प्लस के 2.5 सेंटीमीटर, प्लस के होगी। ठीक है, प्लस के 2.5 सेंटीमीटर। यू हमारा क्या करता रहेगा बच्चों, वेरी करता रहेगा, ये वेरी कर रहा। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा 1/f हो जाएगा, वी यू, यू माइनस वी, एफ हो जाएगा आपका वी यू अपॉन यू माइनस वी, 2.5 यू अपॉन में यू माइनस के 2.5। तो यू के बेसिस पे बच्चों एफ वेरी करता रहेगा। और एफ वेरी कर रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो लेंस है इसका साइज वेरी कर रहा है, और किसकी हेल्प से कर रहा है, सिलेरी मसल की हेल्प से कर रहा है। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, जो मैंने आपको जस्ट बताया। सर में आ गया बच्चों, यस और नो, यहां तक अब क्लियर हो गया, अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। यस। Yes, ठीक sir. है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था इन्फानाइट पे कितना हमारा, हमारी आई का पावर कितना होता है उस टाइम पे, तो हम निकालते हैं। तो हम पहला केस लेके चल रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फानाइट। इन्फानाइट पे होने की वजह से अब आपको पता है इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f है। ये माइनस के इन्फानाइट पर है, क्योंकि माइनस डिस्टेंस लेते हैं लेफ्ट साइड पर। ये कितनी वैल्यू है बच्चे, 2.5, ये एफ है। आपको पता है एफ भी कितने पे आ जाएगी बच्चों, 2.5 प्लस पे ही आ जाएगी। तो भाई जो आप देख रहे थे हमारी फोकल लेंथ 2.5 ही रहेगी। 2.5 होने के कारण जो पावर होगी उस समय आई की, आपको होता है पावर का फॉर्मूला होता है 100/में एफ, जब एफ मेरा सेंटीमीटर में होता है। तो 100/2.5 विल बिकम प्लस के 40 डायोप्टर। उस समय हमारी पावर जो यूज हो रही है कितनी होगी बच्चे, उस समय हमारी आइलेंस की पावर 40 डायोप्टर होती है। और जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, तो मैंने बताया था उस समय मसल हमारी क्या होते हैं बच्चों, रिलैक्स होती है एंड लीस्ट स्ट्रेन होता है उसमें। सेकंड केस, जब हमारा मान के चलो ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर टू नियर पॉइंट। नियर टू नियर पॉइंट का मतलब क्या होगा बच्चे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है मतलब कि जो यू है वो चला गया बच्चों 25 सेंटीमीटर। माइनस का लेंगे क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे है। वी हमारा फिक्स है, क्योंकि रेटिना पे इमेज बनानी है नॉर्मल आई के लिए, तो 2.5 सेंटीमीटर ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो फिर वही इक्वेशन 1/v, 1/u, 1/f, पुट करेंगे वैल्यू 2.5 माइनस के 25 इक्वल्स टू 1/f, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ये 10/25 लिख सकता हूं मैं। तो f निकल के आ गया 25/11। तो फिर पावर निकल जाएगी बच्चे हमारी 100/25 ऊपर 11, ये कटा 4 से, तो कितना आ गया बच्चे, 44 डायोप्टर। अब देखो इस रेंज से बाहर तो कुछ हो नहीं सकता, इसका मतलब अगर वैसे जनरली आपसे पूछा जाए तो हमारी नॉर्मल आई की पावर जो वेरी करते, कहां से कहां वेरी करते बच्चों, आप बोलोगे 40 से 44 डायोप्टर तक वेरी करती है। बात क्लियर हो गई सभी को, यस और नो, क्लियर एवरीवन। तो लिख लो, फॉर नॉर्मल आई, नॉर्मल आई का मतलब कि कोई भी मैं स्पेक्टिकल्स यूज नहीं कर रहा हूं बच्चे, मैं कोई भी स्पेक्टिकल्स यूज नहीं कर रहा हूं, लिख लो फॉर नॉर्मल आई, दैट मीन्स नॉट यूजिंग एनी स्पेक्टिकल्स, ब्रैकेट में लिखना नॉट यूजिंग एनी स्पेक्टिकल्स, हैज पावर वेरिंग फ्रॉम 40 डायोप्टर टू 44 डायोप्टर।
अब इसका मतलब कि अब ऑब्जेक्ट इन्फानाइट से लेकर अगर आप 25 सेंटीमीटर तक कितना भी ले आओ, आप 100 मीटर ले आओ, 1 लाख किलोमीटर ले आओ, कितना भी ले आओ, आपका डायो जो आपकी पावर होगी इसके बीच में ही लाई करेगी बच्चों, इसी के बीच में ही लाई करेगी। सर में आ गया? क्लियर एवरीवन यहां तक सभी को? यस। ठीक है। Yes, sir. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है बच्चों, जहां से थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनना स्टार्ट, ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आता है बच्चे डिफेक्ट्स। तो देखो, पहला डिफेक्ट्स आपको पता है क्या होता है? माइओपिया होता है। सेकंड क्या होता है बच्चों? हाइपरमेट्रोपिया। थर्ड आता है वो प्रेसबायोपिया। फोर्थ आता है आपका कैटरेक्ट भी आ सकता है, जो आता नहीं है, मतलब सिंपली इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करनी है, बेसिक बेसिक, जो लास्ट के दो तीन है। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों एस्टिग्मेस। ठीक है। ये आपके हैं जिसपे मेजरली हमें ये दोनों स्टडी करने हैं। इन तीनों पे तो बस हमें बस थ्योरी वाइज समझना है। ठीक है। चलो तो देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट होता है बच्चों आपका मायोपिया। आप सभी को पता है कि मायोपिया क्या होता है? बताओ बच्चों, क्या होता है मायोपिया? बोलो। मायोपिया को और हम क्या बोलते हैं? मायोपिया को बोलते हैं बच्चों शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर शॉर्ट। दूर का नहीं दिखता मुझे। Near sightedness. शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब कि पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। सो शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब कि पास का दिख रहा है। ठीक है। या फिर इसको नियर साइटेडनेस भी बोल देते हैं। इसका मतलब कि लिख लो, द पर्सन हैविंग डिफेक्ट ऑफ मायोपिया, द पर्सन हैविंग डिफेक्ट ऑफ माइनोपिया कैन सी द कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट फार पॉइंट फॉर अ मायोपिक आई, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज लेस देन, और आई शुड से वेरी लेस देन इन्फानाइट। इन्फानाइट से बहुत कम होता है। इन्फानाइट से क्या होता है बच्चों? बहुत कम होता है। ठीक है। तो देखो होता क्या है इसके अंदर, जैसे हमारी एक नॉर्मल आई है, मान के चलो, पहले मैं नॉर्मल आई बनाता हूँ। हम सभी को पता है नॉर्मल आई क्या काम करती है बच्चों। ये हमारा लेंस है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं मान के चलो इन्फानाइट पर है। तो हमारी इमेज कैसे बनेगी बच्चों? सेंटर पॉइंट पे जाके मिलेगी। ठीक है। जो प्रॉपर यहाँ पे रेटिना पे फॉर्म हो, ये है नॉर्मल आई। ठीक है बच्चों। अब मायोपिक आई में क्या होता है बच्चों? देखो मायोपिक आई में क्या होता है, मायोपिक आई में बच्चों जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो फार पॉइंट पे नहीं है। वो कहाँ पे होगा बच्चों? वो
इन्फानाइट पे नहीं होगा, इन्फानाइट से बहुत पहले होगा, तो मान के चलो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट, कहीं लगा दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मान। अब इस ऑब्जेक्ट के कारण बच्चे जब हम इसको कन्वर्ज करने की कोशिश करता लेंस, तो पहले ही कहीं कन्वर्ज कर देता बच्चों, पहले कहीं कन्वर्ज कर देता, यहीं पे ही कन्वर्ज कर देंगे। तो अगर मान के चलो ये भी पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसको भी कन्वर्ज पहले ही कर देगा। इसका मतलब कि हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रेटिना से पहले हो रही है फॉर्म इमेज, रेटिना पे बन रही, रेटिना से बच्चों क्या हो रही है, पहले बन रही है। समझ में आ गया? यस और नो? Yes, yes, sir. ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लो, विद मायोपिक आई, विद मायोपिक आई इमेज इज फॉर्म बिफोर रेटिना, इमेज इज फॉर्म बिफोर रेटिना, एज शोन इन फिगर, फिगर से मैं पता चल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ना बहुत जल्दी कन्वर्ज कर रहा है, देखो अगर ऑब्जेक्ट तो देखो यहीं पर ये बहुत जल्दी ही कन्वर्ज कर रहा है बच्चों, अगर ये बहुत जल्दी कन्वर्ज कर रहा है तो हमें थोड़ा डाइवर्जेंस चाहिए, मतलब कि थोड़े टाइम बाद कन्वर्ज करे। अब हमारी आई क्योंकि उस समय खराब हो चुकी है, ठीक है, इस वजह से वो काम नहीं कर रही है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे। और आपको पता हो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है बच्चों, वो डाइवर्जिंग लेंस होता है आपका कॉनकेव लेंस। तो हम कॉनकेव लेंस पुट करेंगे, प्लेस करेंगे जस्ट अवर आइस के नियर बाय में, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा डाइवर्ज कर सके और पूरी की पूरी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो बच्चे, आपकी रेटिना पे फॉर्म। तो देख लो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं करेक्टेड आई बना रहा हूं, ये हमारी क्या थी बच्चों, लिख लेना यहाँ पे, ये मायोपिक आई है, मायोपिक आई। अब आपकी बनेगी करेक्टेड आई। ठीक है, तो पहले आपका यहीं पे था ना ऑब्जेक्ट, यहीं पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, देखो तो यहाँ पे क्या किया बच्चों, हमने लेंस यूज कर लिया। अब इसको आराम से समझना है, अगर ये समझ ले तो न्यूमेरिकल भी देखो आप अच्छे से कर पाओगे, ध्यान से देखो। वही पहले वाला लाइट हो रही थी बच्चों, सीधी 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 जा रही थी, आपको पता है इसको क्या करेगा बच्चों, हल्का सा कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा बच्चों ऐसा। फिर ये क्या करेगा बच्चों, इसको कन्वर्ज करेगा कौन, हमारी आईलेंस, आईलेंस क्या करेगी बच्चों, उसको कन्वर्ज करेगा इस तरीके से। सर में आ गया बच्चों, यस और नो? ठीक है, ये हमारा क्या था बच्चे, ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? Yes, sir. हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गए सभी को? ठीक है, तो yes, हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है, देखो कहाँ पे हो रही है हमारी इमेज फॉर्म, हमारी इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पे, देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। हमने अपनी आई को बेवकूफ बनाया, देखो हमें पता, ध्यान से समझना है, हमें पता है कि हम पास का देख सकते हैं। आई को क्या लग रहा है, आई को लग रहा है देखो यहां से आ रहा है ऑब्जेक्ट, आपको लगेगा वाह जी वाह। लेकिन अगर वो इन्फानाइट से भी आ रहा होता, देखो अगर ये इन्फानाइट से भी आ रहा होता तो सीधा सीधा आता, सीधा सीधा आता, बिल्कुल आता। लेकिन आई को क्या लग रहा है, आई को ये लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा है एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पे तो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है।
किसने इमेज फॉर्म करी? लेंस ने। लेंस ने इमेज फॉर्म करी, इसी को ही हमने देख लिया, और जैसे हमने देखा तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी? रेटिना पे इमेज फॉर्म होगी। दोबारा समझते हैं। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से आ रहा है, सीधा 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 आया। इस लेंस ने क्या किया? इसको डाइवर्ज कर दिया। डाइवर्ज करने के बाद इसको हमारी आई लेंस ने कन्वर्ज कर दिया। अब आई को हमारे पता है क्या पता चल रहा है? हमारी आई को ब्रेन से नहीं, आई की उससे हेल्प से देखो। आई को सिंपल ये पता है कि आई को ये पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन है एक्चुअली जो उसको दिखाई दे रही है। पर ये ऑब्जेक्ट बनाए किसने? इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना दी बच्चों। दोबारा सुनो, इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे इमेज बना दी, ताकि इस इमेज को कौन देख सके? हमारा आई लेंस देख सके, और जैसे इसको देखेगा तुम्हारी प्रॉपर इमेज हमारी रेटिना पे फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों हमारा लेंस काम करता है। सर में आ गया अच्छे से? यस और नो? क्या ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ठीक है, तो उसको लिख लो। हम्म। तो हमारा क्या बन गया बच्चों? इमेज बन गया। इमेज का मान के चलो कि यहां से लेकर आई तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों? एक्स। इमेज का डिस्टेंस कितना है बच्चों? एक्स। ठीक है, ये वो एक्स पॉइंट है, ध्यान सुन लो, ये वो एक्स पॉइंट है जो मैक्सिमम वो देख सकता था, इससे बियॉन्ड नहीं देख सकता था, तो वही वो मेरा एक्स पॉइंट है। हो सकता हो 100 मीटर हो, किसी का हो सकता हो 10 मीटर हो सकता हो 50 मीटर हो, तो एक्स डिस्टेंस वो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस लिख लो। एक्स इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ मायोपिक आई अ पर्सन कैन सी क्लियरली, एंड एक्स शुड बी लेस देन इनफाइनाइट। एक्स हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट होगा डेफिनेटली। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं। हमारी इक्वेशन क्या होते हैं? 1/v, 1/u, 1/f। अब हमारे इस आई लेंस जो हमने यूज किया, जो कि कॉनकेव लेंस यूज किया है, कॉनकेव लेंस ने क्या बोला? कि कॉनकेव लेंस ने बोला कि भाई साहब आप इनफाइनाइट वाला ऑब्जेक्ट भी देख सकते हो, पर जो इनफाइनाइट वाला ऑब्जेक्ट है ना, वो इनफाइनाइट वाला ऑब्जेक्ट बच्चों एक्स डिस्टेंस पे शो करूंगा मैं इस आई के लिए। ध्यान से समझो। आप अब आप इनफाइनाइट वाला सकते हो, पर जो इनफाइनाइट वाला डिस्टेंस है ना, वो इस आई लेंस के लिए एक्स डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। तो हमारी मतलब कि जो इस इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट का जो आपकी इमेज है ना बच्चों, वो एक्स डिस्टेंस पे पड़ी हुई है। और एक्स डिस्टेंस कहाँ पे बच्चों? अब आपकी किस साइड है बच्चों? वो है अब आपकी लेफ्ट हैंड साइड, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -x। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैक्सिमम कितना देख सकते हो? माइनस इनफाइनाइट पे। तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं कि एग्जैक्ट फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? किसकी फोकल लेंथ किसकी होगी? अब आई लेंस की बात नहीं चलेगी बच्चों, फोकल लेंथ होगी किसकी? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी यूज करूं कि मैं उस एक्स डिस्टेंस को भी देख सकूं? तो बच्चे कितने हो जाएगी? -के x, ये 0 हो गया, 1/f। तो f की वैल्यू आ गई बच्चे आपकी -के x सेंटीमीटर, या जो भी मीटर होगा। ठीक है, और आपको पता है कॉनकेव लेंस है, तो डेफिनेटली माइनस तो आनी ही आनी चाहिए थी, ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला मायोपिक आई के लिए। पावर तो आप बहुत आराम से निकाल दोगे, पावर क्या होता है? 100/-x हो जाएगा डायोप्टर। समझ में आ गया बच्चों? यस और नो? यस। एक्स क्या है यहाँ पे? वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जिससे बियॉन्ड वो देख नहीं सकता। लिख लो, एक्स इज द, लिख लिया ना वैसे हमने, मैक्सिमम डिस्टेंस या फिर फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई है बच्चों। ये क्या है? लिख लेना ये भी, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। नॉर्मल आई का कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई है। सबको क्लियर हो गया अब अच्छे से? हितेश, शौर्य, यस सर। ठीक है। यस सर।
तो बस क्वेश्चन कर लेते हैं एक छोटा सा। ठीक है, लिख लो। लिख लो बच्चे, क्वेश्चन लिखो। ए पर्सन, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। A person suffering from myopia cannot see the object clearly if it is more than 100 centimeter away from the eye. If it is more than 100 centimeter away from the eye, find the power of the lens the person should use. Find the power of the lens the person should use. अब इसको पहले समझ लेते हैं। देखो, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये जो हमारी आई है ना बच्चों, ये समझ लो ये डिस्टेंस हो गया 100 सेंटीमीटर। आपको पता है यहाँ पे था 25 सेंटीमीटर। तो समझो, देखो 100 और 25 के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, आपको लेंस लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको लेंस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही 100 से बियॉन्ड जाएगा ऑब्जेक्ट, आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है इस केस में, आपको कॉनकेव लेंस यूज करना है। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, ध्यान से सुन लो, कॉनकेव लेंस क्या करेगा, अभी भी आपका ऑब्जेक्ट यहीं पर ही है, ऑब्जेक्ट थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की इमेज, ध्यान सुन लो, उस ऑब्जेक्ट की इमेज ये जो लेंस है ना कहीं यहां फॉर्म कर देगा। ध्यान से सुनो, उस ऑब्जेक्ट की इमेज ये वाला लेंस कहीं ना कहीं यहां, और आपको पता है करता भी है। हमारा जो कॉनकेव लेंस है, आपको पता है ये ऑब्जेक्ट होता है तो यहीं पे कहीं ना कहीं इमेज फॉर्म करता है ना, ये तो आपने पढ़ रखा है कॉनकेव लेंस में। ठीक है, इसने ये इमेज फॉर्म कर दी। और जो इमेज फॉर्म करेगा ना, ध्यान सुन लो, इन दोनों के बीच में ही करेगा हमेशा। इन दोनों के बीच में ही करेगा। तो मान के चलो यहां फॉर्म कर दी। जब इसने यहां फॉर्म कर दी ना बच्चे, अब हमारा आई लेंस पता है क्या करेगा, हमारा आई लेंस इसको देखेगा। इससे बाहर तो तुम्हें वैसे भी नहीं दिखाई देगा, तो ये तो वैसे भी नहीं दिखाई दे रहा था और वैसे भी नहीं दिखाई देगा। आपको एक्चुअल में ये दिखाई दे रहा है यहां पे। और आपको पता है हमारा आई जो है 100 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तो बहुत इजीली देख सकता है, इससे भी देख नहीं सकता। तो हमने आई को पागल बनाया, हमने बोला कि भैया देखो, हमारी इमेज, ये लेंस बोल रहा है हमारी इमेज तो भैया 100 और 25 के बीच में बन रही है। आई अब तुम प्यार से देख सकते हो, तो वो प्यार से देख रहा है। और उसकी इमेज कहाँ बन रही है बच्चों, रेटिना पर बन रही है। लेकिन एक्चुअल ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे थोड़ी ना, एक्चुअल ऑब्जेक्ट आपका। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है? ओवरऑल अब क्लियर हो गया अच्छे से, यस और नो? क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो मैंने दोबारा 3 बार 4 बार समझा दिया, तो मेरे ख्याल से अब अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन तो आपको पता ही सिंपल है, यू आपका कहाँ पे है, इनफानाइट है। आपने ऑब्जेक्ट जो निकाला है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो 100 सेंटीमीटर पे रखा है मैक्सिमम। ठीक है, यू के लिए इनफानाइट हो जाएगा। अब हमें फोकल लेंथ निकालने, तो हमने पहले बोला फोकल लेंथ कितनी निकलेगी, निकलेगी बच्चों -v ही निकलेगी, या फिर -x निकलेगी, जो कि थी 100 माइनस के 100 सेंटीमीटर। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगी और नंबर वाइज -100 सेंटीमीटर ही रहेगी। वरना आप ऐसे भी पुट कर सकते हो वैल्यू। ये हो जाएगा -के 100, ऐसे v लिखना चाहिए, f इक्वल टू वी नॉट माइनस। ठीक है, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, v विल बी इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। तो पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय -100 इक्वल टू -के 1 डायो। क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? Yes. नेक्स्ट लिखो। सेकंड है आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं बच्चों साइटेडनेस।
या फिर बोलते हैं बच्चों लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, जो हमारा नियर पॉइंट था ना बच्चों, नियर पॉइंट था हमारा, नियर पॉइंट थोड़ा दूर चला जाता है। जो भी यूजुअल था पॉइंट आपसे, या फिर बोलूंगा नियर पॉइंट था हमारा, हाइपरमेट्रोपिया का जो नियर पॉइंट होगा दैट विल बी मोर देन नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल। तो लिख लो ये पॉइंट, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज जनरली हायर देन नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। इसका मतलब कि ध्यान से सुन लो, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 25 से, अब आपका दूर चला गया, मान लो 30 सेंटीमीटर हो गया, मतलब आप 30 सेंटीमीटर तक ही देख सकते हो। 30 सेंटीमीटर से जैसे मैंने इसको 29, 24 या फिर 24 क्यों, 28 भी रख दिया ना, तो आपको दिखाई नहीं देगा ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो आपका जो उस केस में फार पॉइंट जो कम हो गया था, यहाँ पे नियर पॉइंट क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। आपका नियर पॉइंट क्या हो जाता है बच्चों इस केस में, बढ़ जाता है। किस केस में, हाइपर मेट्रोपिक आई। तो ये भी लिख लो, नियर पॉइंट विल बी ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। तो इसकी वजह से जो इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी बिहाइंड द रेटिना, इमेज विल बी फॉर्म, इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। तो देखते हैं कैसे, जैसे कि मान के चलो हाइपरमेट्रोपिक आई बना रहा हूं बच्चों में, ठीक है। तो मान के चलो आपकी हाइपरमेट्रोपिक आई है। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है बच्चों, ध्यान से देखना है, ये पॉइंट है ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर पर है, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर पर है। इससे बिलोंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे 25 पे बना दिया, 25 है, ये मान के चलो कितना हो गया, ये 25 सेंटीमीटर। तो जैसे ही मैं इस पे इमेज बनाता हूँ, मतलब सॉरी इसकी इमेज देखने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा, इसकी इमेज बच्चों जाएगी बाहर। ठीक है, अगर मैं यहां से देखता ना तो यहां मेरी करेक्टली रेटिना पे बनती। पर भाई साहब मेरे को तो जो नॉर्मल आई है उसी की तरह तो बिहेव करना आना चाहिए मुझे अपनी आई को। तो देखो कैसे काम करेगा, देखते हैं, ठीक है। तो अब मान के चलो ये है हाइपर मेट्रोपिक आई, हाइपर मेट्रोपिक आई। ठीक है, काम करेगा, देखो जैसे कि मान के चलो कि ये हमारा बच्चे आई हो गया, आई लेंस। ठीक है बच्चों, मान के चलो कि अभी भी आपका ऑब्जेक्ट, अभी भी आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है बच्चों, 25 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, ये रहा 25 सेंटीमीटर। मुझे इसको देखना है। अगर मैं इसको देखूंगा तो मुझे पता है कि देखो ये बहुत दूर तक कन्वर्ज हो रहा है, तो मुझे हाईली कन्वर्जेंस लेंस चाहिए। हाईली कन्वर्जेंस लेंस आपको पता है कौन सा हो सकता है इस केस में आपके लिए,
कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है। अब कॉन्वेक्स लेंस देखो कैसे काम कर रहा होगा, ध्यान से देखो। कॉन्वेक्स लेंस कैसे कर रहा होगा, यहाँ से लाइट जाएगी बच्चे ऐसे, ये लाइट जाएगी, ये क्या कर देगा, यहाँ जा रही ना, इसको कन्वर्ज कर देगा बच्चे ऐसे ऐसे, क्या कर देगा, इसको कन्वर्ज कर देगा, तो कन्वर्ज कर, सीधी जानी चाहिए ऐसे, जिसको कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, कन्वर्ज कर रहा है, और कन्वर्ज करके फिर वापस हमारी आई लेंस इसको कन्वर्ज कर देगी फर्दर, और फॉर्म हो जाएगी बच्चों, रेटिना पे फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, पर हमारी आई को थोड़ी ना पता है। देखो ये तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन है, अगर आप ढंग से देखो तो ये तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन है, लेकिन इसकी इमेज यहाँ थोड़ा ना फॉर्म हो रही, ध्यान से देखो। इमेज कहाँ फॉर्म होगी, देखो इसकी इमेज फॉर्म होगी बच्चे, वाह, ये यहाँ पे इसकी इमेज फॉर्म हो रही है। हमारी आई को पता है, हम यहाँ से तो बहुत आराम से देख सकते हैं, बताया था ना ये देखो, यहाँ से तो हम बहुत आराम से देख सकते हैं। तो डेफिनेटली जो भी होगी, 20 होगी, 30 होगी, 40 होगी, वहां से तो हम बहुत इजीली देख सकते हैं बच्चों पॉइंट। तो हमारी जो एक्चुअली इमेज फॉर्म हो रही है, वो उसी पॉइंट से हो रही है जो हमारी नॉर्मल आई हमारी देख सकती थी, सॉरी नॉर्मल आई क्यों बोल रहा हूँ, उसी पॉइंट पर हो रही है जहां पे हाइपरमेट्रोपिक आई देख सकती है, जैसे कि 30 सेंटीमीटर है। तो ये 30 सेंटीमीटर पे ही इमेज फॉर्म हो रही है आपकी। कौन से पॉइंट पर हो रही है बच्चों, 30 सेंटीमीटर पे ही इमेज फॉर्म हो रही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने रख दिया बच्चों 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ये पॉइंट अच्छे से, यस और नो, क्लियर। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपकी इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यही इसी को ही बोलते हैं बच्चों एक्स डिस्टेंस, यहाँ एक्स डिस्टेंस है। इस केस में जो u होता है, वैसे तो u ज्यादातर बच्चे इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है -d होता है, या फिर -20। पर कई बार ना एग्जामिनर इसको कई बार ना ऐसे बोल सकता है कि जो आपका नियर पॉइंट है ना, नॉर्मल आई का नियर पॉइंट है वो 30 सेंटीमीटर, तो ध्यान रखना वो 30 ही लेना है, 30 ही लेना है वो। हाँ, वो नियर पॉइंट नॉर्मल आई का बोल रहा है। हाइपरमेट्रोपिक आई का तो डेफिनेटली ज्यादा ही होगा, जैसे 40 होगा, 45 होगा, 35 होगा, वो अलग चीज है, वो एक्स की वैल्यू होगी। ऐसे ही वी होगा बच्चों आपका -x, ये चेंज हो सकता है, दिस वैल्यू कैन बी चेंज, कैन बी चेंज एज पर एग्जामिनर। ठीक है, तो फिर फोकल लेंथ तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, बहुत इजी तरीका है निकालने का, क्या है ऐसा, 1/v, 1/u, 1/v की वैल्यू पे आ जाएगा बच्चों -x, इसकी वैल्यू पे आएगा -d, इसकी वैल्यू पे आएगा 1/f, ये आ जाएगा -x, ये आएगा +d, ये आ जाएगा 1/f। फाइनल वैल्यू यू विल गेट x d, x - ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने x को और d को पहले से नेगेटिव ले लिया, तो जो भी x की वैल्यू होगी ना, -25 नहीं लेना, 25 लेना। अगर नहीं भी ले सकते हो तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला यही यूज कर लो, ये नहीं भी लिखोगे, नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो, क्लियर एवरीवन। Yes, ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा, तो लिख लो। अ मैन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, a man is suffering from hypermetropia and he cannot see object nearer than 50 centimeter. He cannot see object nearer than 50 centimeter. If near point of normal eye is 30 centimeter, find the focal length and the power of lens. Find the focal length and the power of lens the person should use.
द पर्सन शुड यूज, तो कौन सा उसको लेंस और कौन सी पावर का लेंस उसको यूज करना चाहिए, कितने उसकी फोकल लेंथ होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया है कि बच्चों नियरर पॉइंट क्या है बच्चों, आपका 50 है। तो उस केस में आपका v कितना हो जाएगा, आपको पता है v हो जाएगा -के 50, क्योंकि वहीं पे वो इमेज फॉर्म करेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा बच्चों, -के 30 सेंटीमीटर, जो 25 नहीं, -के 30 लिया। तो आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, 1/u, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये बन जाएगा बच्चों -के 50, ये बन गया -के 30, 1/f। 150 ले लो, ये माइनस का है तो बच्चे -3 आएगा, ये +के 5 आएगा। एफ जो वैल्यू हो जाएगी 150/2, दैट इज 75 सेंटीमीटर। पावर आपको पता है 175 होगा, जो कि अप्रोक्सीमेट होगा 4/3 डायोड, वो भी प्लस। प्लस इंडिकेट करा, दैट मीन्स यू हैव यूज्ड कॉन्वेक्स लेंस। दैट्स इट, खत्म। क्लियर एवरीवन, यहां तक क्लियर हो गए सभी को? Yes, sir. यस सर। सर, अब लिखते हैं, लिखो प्रेसबायोपिक। देखो, प्रेसबायो पे जनरली बच्चों ओल्ड एज पर्सन के लिए होता है ना, ज्यादातर ओल्ड एज पर्सन को ही होता है, जिसमें हमारी सिलेरी मसला काम करना ही बंद कर दिया। पहले या तो पहले क्या कर रही थी, उसको इलोंगेट कर रही थी या कंप्रेस कर रही थी बच्चों, अब कुछ भी नहीं कर रही है। तो हमारी जो आई मसल है, या फिर मैं बोलूंगा, या मैं बोलूंगा और सिलेरी मसल स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपर, तो काम ही करना लगभग लगभग बंद कर देती है। ना ही वो उसको इलोंगेट कर रही, ना ही उसको कंप्रेस कर रही, ना ही उसकी फोकल लेंथ बढ़ा रही, ना ही फोकल लेंथ कम कर रही है। ठीक है, तो इसके वजह से जो फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ कैन नॉट एडजस्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि इसमें फिर दोनों इश्यू हो गए, मायोपिया भी होगा प्लस हाइपरमेट्रोपिया भी होगा। तो इसका मतलब कि अब दोनों तो एक लेंस से यूज कर नहीं सकते बच्चे, है ना। अब इसका जो नियर पॉइंट होगा, नियर पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर होगा, और जो फार पॉइंट होगा आपका लेस देन इन्फानाइट होगा। अब दोनों इशू को, अब ऐसा तो है नहीं तुम बोलोगे बुजुर्ग को, नहीं नहीं बेटा तुम्हारा ना, पिताजी और दादाजी आपका ना नियर पॉइंट हम सुधार देते हैं, फार पॉइंट नहीं सुधारते। कहेंगे क्या फायदा भाई, दोनों सुधारो ना। तो ठीक है, उन्हें का दोनों सुधारते हैं। दोनों सुधारने पे क्या करते हैं बच्चे, जो आपका लेंस होता है ना, आई लेंस होता है, उसका मिडल रीजन में हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। बाईफो मतलब कि वी हैव टू यूज कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। ऊपर वाला ज्यादातर कॉनकेव होता है, नीचे वाला कॉन्वेक्स होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर वाले से हम दूर तक देखने की कोशिश करते हैं, नीचे वाले से थोड़ा पास के देखने की कोशिश करते हैं, इस वजह से यही थोड़ा देखा गया। तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस एक में ही बना दिया जाता है। नीचे वाला ज्यादातर कॉन्वेक्स होता है बच्चों, ऊपर वाला कॉनकेव होता है, तो इस वजह से बाईफोकल लेंस यूज करते हैं, जो कि दोनों इश्यू को एक साथ रिजोल्व कर देता है। अदरवाइज कई पर्सन जो पहले होते थे, वो दोनों अलग अलग स्पेक्स यूज करते थे, फार पॉइंट के लिए अलग, नियर पॉइंट के लिए अलग।
समझ में आ गया बच्चों? इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि परस बायोपिया इश्यू है, तो आपको दोनों फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी बच्चों, बस खत्म। क्लियर एवरीवन? यहां तक सभी को क्लियर हो गया? Yes. ठीक है। नेक्स्ट आता है एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारी जो आई लेंस का जो स्फेरिकल शेप थी ना बच्चों, जैसे हमारी आई लेंस की क्या होता है, स्फेरिकल शेप होती है ऐसे। इस केस में वो अनइवन होती है, अनइवन स्फेरिकल शेप, अनइवन स्फेरिकल शेप, जिसकी वजह से बच्चों जो हमारा आई स्फीयर होता है ना, वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड होता है, लिटिल डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड। उसकी वजह से क्या होता है, अब आपको पता है, ये जो हमारा स्फीयर है, अगर ये चेंज हो रहा है तो उसका मतलब कि यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे बच्चों दिक्कत है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों सेम नहीं होंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया बच्चों, डिफरेंट हो गए। तो लिख लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आई लेंस विल नॉट बी सेम इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। ठीक है। और इसके ऐसा का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं है, तो फिर फोकल लेंथ भी क्या होगी बच्चों, डिफरेंट होगी। फोकल लेंथ विल आल्सो नॉट बी सेम इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। देखो तो मैं बताता हूँ इसमें कैसे आपकी आई इमेज फॉर्म करती है। तो ये क्या करती है बच्चों, जो भी ऑब्जेक्ट अगर ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे, ठीक है, तो उसमें से एक लाइन आपको दिखाई देगी, दूसरी लाइन नहीं दिखाई देगी। हो सकता हो वर्टिकल लाइन दिखा रहे हो, हॉरिजॉन्टल नहीं दिखाई देगी। हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही हो तो वर्टिकल लाइन में आपके डिस्टॉर्टेड इमेज बनेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान के चलो कि जिसको एस्टिग्म प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो एक इमेज फॉर्म हो रही है आपकी, जैसे कि इमेज है आपकी, इसमें वर्टिकल लाइन भी है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी है। जब इसकी इमेज फॉर्म हो रही होगी, ठीक है, इमेज फॉर्म हो रही होगी तो यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों, रेटिना पे क्या बनेगी, मान के चलो कि वर्टिकल लाइन सेम है, हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों ऐसी, ऐसी डिस्टॉर्टेड बन रही है। ठीक है। इस डिस्टॉर्टेड को बचाने के लिए बच्चों ये है, करेक्टेड आई करने के लिए यहाँ पे बच्चों हम सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं बच्चों। कौन सा यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। जो कि इमेज को करेक्ट कर देता है, इमेज को क्या कर देगा बच्चों, करेक्ट कर देगा। अब इसको आप कैसे भी रोटेट करवा सकते हो बच्चे, ये तो अभी मैंने वर्टिकल रखा है,
इसको हल्का सा टिल्ट भी कर सकते हो ना, किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हो बच्चे, जब तक वो करेक्ट नहीं हो जाती। तो डिपेंड करता है कि जरूरी नहीं है इसको वर्टिकल में ही रखना है, इसको आप हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हो, आप इसको किसी एंगल पे भी रख सकते हो बच्चे। तो जब करेक्शन के टाइम आएगा बच्चों तभी वो क्लियर कर पाएगा। तो ऐसे ऐसे आप किसी भी एंगल में उसको रख सकते हो, किसी भी एंगल में रख सकते हो उसको। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक सभी को? Yes. एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी कर लेते हैं बच्चों। जो मैं बता रहा था आपको, विजुअल एंगल्स। पहले इसको समझ लो ये है क्या विजुअल एंगल, तो पहले आराम से समझते हैं। देखो, मान के चलो कि ये हमारा आई हो गया बच्चों, ठीक है। मान के चलो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है, इनफानाइट पे है, थोड़ा दूर ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूर ऑब्जेक्ट है तो ए और बी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इमेज कैसे फॉर्म हो रही होगी बच्चे? आपकी इमेज फॉर्म हो रही होगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो रही होगी, ये बन जाएगा आपका ए डैश, ये बन जाएगा बी डैश, और जो एंगल होगा बच्चे, इसी एंगल को ही बोलते हैं बच्चे, इस एंगल को बोलते हैं क्या? इस एंगल को बोलते हैं विजुअल एंगल। क्योंकि विजुअल एंगल बहुत छोटा होता है, तो लेट्स सपोज दिस इज हाइट एच एंड दिस वन इज एक्स डिस्टेंस। तो आपको पता है टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आपको पता है कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली थीटा। तो मैं हर बार अब थीटा लिखूंगा, नॉट टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? एच अपॉन एक्स के। तो ऐसे आप कोई भी विजुअल एंगल निकाल सकते हैं। सर में आगे बच्चों, यस और नो? क्लियर? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, उसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेके आता हूं। उसी ऑब्जेक्ट को मान के चलो कि मैं लेके आ रहा हूं, पास का कौन सा पॉइंट ले लें? नियर पॉइंट ले लेते हैं, है ना। ये लिख लो, ये कौन सा पॉइंट है? नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। कोई हम स्पेक्स तो यूज नहीं कर रहे, नॉर्मल आई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया कुछ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। आपको पता है ये डिस्टेंस कितना होता है, इसको हम डी बोलते हैं, है ना। ये हमारा आई लेंस। तो आपको पता है जो इमेज फॉर्म होगी कैसे होगी बच्चे, ये जाएगा यहाँ से, जाएगा। तो मान के चलो ये ए है, ये बी है, ये ए डैश है, और ये बी डैश है, और आपकी इमेज यहाँ पे बन जाए। तो इस केस में ध्यान से देखो, इस केस में थीटा कितना हो जाएगा? आपको पता है थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक। ये अब मुझे सोच समझ के बताओ, आपको कौन सा केस लगता है कि जहां पे विजुअल एंगल बहुत ज्यादा होगा? पहले वाला केस के सेकंड वाला केस बच्चों, कहाँ लगता है कि सबसे ज्यादा विजुअल एंगल यहीं पर ही होगा? हाँ जी बच्चों बताओ। सेकंड वाले में। सेकंड वाले में सर कैसे? ध्यान दो सर,
यहाँ पे एच एच सेम है, लेकिन यहाँ पे नीचे एक्स है जो कि बहुत ज्यादा दूर था, नीचे बहुत ज्यादा दूर था। नीचे बहुत ज्यादा दूर होने से अगर एक्स बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा बच्चों, थीटा क्या हो जाएगा, बहुत ही कम। और यहाँ पे डी कम हो गया है, तो थीटा क्या हो गया बच्चों, ज्यादा। तो हमारा जो विजुअल एंगल है, जो मैक्सिमम विजुअल एंगल है, ठीक है, वो यही वैल्यू होगी जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होगा बच्चों, जब मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा नियर पॉइंट पर। समझ में आ गया बच्चों, यस और नो, यस और नो। तो लिख लो, मैक्सिमम विजुअल एंगल विल बी, द मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर ऑब्जेक्ट विल बी, द मैक्सिमम विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी एट एट नियर पॉइंट, एट नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। कई बार नॉर्मल आई की जगह नेकेड आई भी लिख देते हैं। नेकेड आई का मतलब क्या होता है, यू आर नॉट यूजिंग एनी स्पेक्स, नॉट यूजिंग एनी स्पेक्स, आप स्पेक्स यूज नहीं कर रहे। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक, यस और नो? ठीक है। तो जो आपका मैक्सिमम आया ना, थीटा नोट को मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम विजुअल एंगल, वो किस पॉइंट पर आएगा बच्चों, वो आएगा जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, नियर पॉइंट पर रखा जाएगा, when object will be at near। यहां तक क्लियर? अब मुझे बताओ, हमारा विजुअल एंगल आपको क्या लगता है, जनरल जनरल क्या लगता है कि हमारा विजुअल एंगल कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए बच्चों? हमारा विजुअल एंगल कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, क्या लगता है? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? कम। ज्यादा होना चाहिए ना बच्चे। ज्यादा होगा तभी तो देख इमेज बड़ी दिखाई देगी। आपको छोटी इमेज देखने की, बड़ी साइज की इमेज देखनी है, ये बताओ। आपको तो इमेज क्या चाहिए, आपको तो बड़ी से बड़ी साइज में इमेज देखनी है ताकि आप क्लियर विजन कर सको, है ना? तो लिख लो, फॉर मेकिंग, या फॉर, हाँ, फॉर मेकिंग लार्जर साइज इमेज एच रेटिना, फॉर मेकिंग लार्जर साइज इमेज एट रेटिना, विजुअल एंगल मस्ट बी हायर देन मैक्सिमम विजुअल एंगल, विजुअल एंगल मस्ट बी हायर देन मैक्सिमम विजुअल एंगल। दैट मीन्स थीटा शुड बी ग्रेटर देन थीटा नॉट होना चाहिए, थीटा शुड बी ग्रेटर देन थीटा नॉट होना चाहिए। इसी को ही हम बोलते हैं बच्चों, जहां पे आपने लेंस मैग्निफिकेशन पढ़ा था, यहां पे एंगल आ गया तो यहां पे वर्ड यूज होता है बच्चे, एंगुलर मैग्निफिकेशन। दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन में थीटा नॉट, जिसकी वैल्यू डेफिनेटली वन से ज्यादा आएगी, वन से ज्यादा आएगी। अब थीटा है क्या, ध्यान से समझ लो, थीटा है क्या? ठीक है, थीटा है विजुअल एंगल। अब कुछ ना कुछ तो आपको यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्योंकि भाई साहब, ये तो आप मैक्सिमम इतना ही एंगल प्रोड्यूस कर सकते हो थीटा नॉट, इससे ज्यादा तो आप कर ही नहीं सकते, तो मुझे कुछ ना कुछ तो अलग से यूज करना पड़ेगा। तो मुझे कोई ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से मैं थीटा बनाऊंगा। तो लिखो विजुअल एंगल, विजुअल एंगल यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल, दैट इज मैक्सिमम विजुअल एंगल है, तो मैक्सिमम विजुअल एंगल विद नेकेड आई। ये बन गया आपका फॉर्मूला, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करवाऊं, बिल्कुल छोटा सा बेसिक क्वेश्चन करवाऊं, तो क्या होगा, लिखो, एन ऑब्जेक्ट, लिखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन हाइट 1 सेंटीमीटर इज
1 मीटर अवे, 1 मीटर अवे फ्रॉम आई लेंस, अनदर ऑब्जेक्ट, अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम आई लेंस। Which object looks larger? Which object looks larger to our eye? कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देगा? तो देखते हैं, देखो, जैसा कि बताया गया है, मैं एक सिंपल सा जल्दी जल्दी एग्जांपल से और डायग्राम से समझाऊं तो आपको पता चल पा रहा है। एक ऑब्जेक्ट है, हाइट है 1 सेंटीमीटर ओनली, जो कि आई लेंस से केवल 1 मीटर के डिस्टेंस पर ही है। तो आपका थीटा हो जाएगा 1/100। कैसे सर? 100 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर, जो कि थीटा हो गया बच्चे 1/100 रेडियन। ठीक है। दूसरे वाला क्या है? दूसरे वाला बच्चों, हाइट है उसकी 2 सेंटीमीटर, लेकिन थोड़ा दूर है, 4 मीटर दूर है। तो डेफिनेटली थीटा 1 मान के चलो, ये हो गया थीटा 2। थीटा 2 क्या हो जाएगा बच्चों? हाइट अपॉन में डिस्टेंस, जो कि होगा 1/200। तब क्लियरली देख पा रहे होंगे यहाँ पे थीटा 1 ज्यादा है थीटा 2 से। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट विल बी सीन इन लार्जर साइज। फर्स्ट ऑब्जेक्ट विल बी सीन इन लार्जर साइज। सर में आ गया बच्चों सभी को? वंश गर्वित क्लियर हो गया? लवन्या सभी को? यस सर। Yes, sir. है ना? इजी है, केवल थीटा से ही बता पाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट हम लार्जर साइज से देख सकते हैं।